So good evening to everyone once again. We are going to start GPT-3 ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट 3। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, यस रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड वन इन रिगार्ड्स टू द पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बार बार मैं अलग टाइप के क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप हर प्रकार के जो टाइप हो सकते हैं नाउन से रिलेटेड वो आप कर सकें। हर टॉपिक में, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो, हर टॉपिक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबल बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो डालने की कोशिश की जा रही है। अब तक आपने जो क्वेश्चन पाया था, आपको ये जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था, जिसमें मैचिंग आपको जेंडर का करना था। आपको सिंगुलर प्लूरल की मैचिंग वाले क्वेश्चन मिल चुके हैं। आज हमने आपको कलेक्टिव नाउन की मैचिंग के क्वेश्चन दिए हैं। तो अब यहाँ ध्यान दें कि आपसे ये बात की जा रही है कि जब आप लोगों ने कैश मेमोरी सुना होगा, कैश मेमोरी, एक जो कैश मेमोरी होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें ढेर सारी चीजें जो है इकट्ठी होती हैं। अक्सर कहा जाता है जब आपका मोबाइल स्लो चलने लगता है या मोबाइल में ज्यादा स्पेस हो जाता है, भर जाता है, तो कहा जाता है कि कैश मेमोरी डिलीट करिए। ठीक है, तो होता क्या है कि मोबाइल में एक टेंडेंसी होती है कि बहुत ढेर सारा कैश मेमोरी जो है, जो कि हिडन होता है, आपको नॉर्मली ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है, हिडन हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कहीं कई बार कैश मेमोरी आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होती है, तो उसको डिलीट करना पड़ता है मोबाइल को बढ़िया अच्छा स्मूथ चलाने के लिए। तो वही सेम चीज है कि हिडन इलीगल थिंग्स जो है उनको कैश कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, कलेक्टिव नाउन है। फिर उसके बाद जो कैट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए क्लाउडर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे बेहतरीन वर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम में धोखा खा जाओगे। अगर स्टोन है या गार्बेज है, उसके अगर उसको कलेक्शन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप सभी को पता है, हीप बोलेंगे, ढेर बोलेंगे। इसी प्रकार जो जेब्रा है, अगर जेब्रा के ग्रुप की बात किया जाए, जेब्रा के कलेक्शन की बात किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन है। पता नहीं कितने लोगों ने, आप लोगों ने सही किया होगा। आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से हर किसी को, हर जितने भी होंगे, शायद जवाब ना आते हों। अगर आते हों तो बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान दो, तो जो जेब्रा का समूह होता है, जेब्रा का जो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं झील, ZEAL। अब आपको तो एक झील का मतलब पता ही है, उत्साह, लेकिन इस जेब्रा का जो ग्रुप है वो झील होता है। यहां तक कि मैंने देखा एक और वर्ड मिला मुझे, डैजल, ये भी लिखा हुआ था। और यहाँ तक कि जो हर्ड है, जो कैटल का समूह है, वो भी आप इसके समूह को बोल सकते हैं। तो तीन तीन आपके पास वर्ड है, जील है, डैजल है, हर्ड है, जो आपको ध्यान रखना है, यूज किया जा सकता है फॉर द ग्रुप ऑफ जिब्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और वर्ड है, स्कारी, बहुत ही अच्छा वर्ड है स्कारी। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है। और क्या आप सभी ने ये फाइंड आउट किया कि ये जो स्कारी है, ये किसके ग्रुप को बोलते हैं। ये भी किसी ना किसी का ग्रुप है। ये बिना पर्पज के कोई चीज डाला नहीं गया है। Each word has its own purpose. If the word has been used in my this particular test series, can anyone tell? इतना टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब घर पे मेहनत नहीं हुआ। दिव्या अग्निहोत्री के लिए तालियां हो जाए, राजकुमार जी के लिए तालियां हो जाए। यस, द ग्रुप ऑफ स्पेरल्स, जो स्पायरल का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्करी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सोचिए, 5 हमने आपको कलेक्टिव नाउन बताए। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आएगा तो आप निश्चित रूप से, अगर अब जाके अगर आप तैयारी किए हुए हैं या याद रख रहे हैं, तो हो सकता है आपका काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? फाइंड आउट द एरर इन रिगार्ड्स टू द प्रोनाउन। हमें एरर फाइंड आउट करना है प्रोनाउन के संदर्भ में। देखते हैं भैया क्या एरर है। ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन, कोई इशू नहीं है। जो टेबल है, टेबल के लेग्स जो हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, अगर वो नॉन लिविंग है, तो आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे द बुक्स ऑफ रवि, ठीक है, या रबीज बुक बोल लो, वहां चलेगा। अगर प्लूरल, अगर कोई आपका लिविंग बीइंग है, तो आप एपॉस्ट्रॉफी भी लगा सकते हो, आप भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका दोनों नॉन लिविंग है, तो आपको ऑफ का ही प्रयोग करना, आप एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं कर सकते। द टेबल्स लेग्स नहीं बोल सकते आप, द लेग्स ऑफ द टेबल ही बोलना पड़ेगा। तो ये एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आर्डर, ये ध्यान देना, इंडिया आप सभी को पता है कि पर्सोनिफाइड फॉर्म में है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये पूरा एक फ्रेज है। और जब भी आपको कभी फ्रेज मिलेगा, तो अगर उस फ्रेज में 2 नाउन मिलते हैं, तो आपको करना क्या है कि जो सबसे एंड में नाउन है, उसी के बाद आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप गवर्नमेंट के बाद नहीं लगाओगे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुनटुन लाइक्स योर डिसीजन एंड नॉट एनी बडीज इल्स, क्या ये सही है? सोचना है, वो बताना है आप सभी को। आप लोग को अब तक तो पता ही चल चुका है कि ये गलत है, क्योंकि आप टेस्ट दे चुके हैं। लेकिन गलत क्यों है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन की जरूरत है।
ये गलत क्यों है समझे आप। यहाँ एनी बडी इज इल्स, क्या एनी बडी नो बडी के बाद एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है? तो यस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझना है, एक बात समझना है कि यहाँ पे अगर एल्स आ गया, दिमाग में एक बात सेट कर लो कि एनी बडी, नो बडी, ठीक है, सम बडी के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इल्स नहीं आना चाहिए उसके साथ। अगर उसके बगल में एल्स आ गया तो ऐसी कंडीशन में आपको एल्स के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। बस यही सिंपल सा एक रूल है जो आपको याद करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टुनटुन लाइक्स योर डिसीजन नॉट एंड नॉट एनीबडी एल्सेस, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा ये बताओ, डेथ जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, क्या ये सही है? अगर आप डेथ जो कि लिविंग बीइंग तो है नहीं, इसके बाद क्या एपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? तो यस लगा सकते हैं। आप सभी ने रूल पढ़ा होगा कि यदि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नॉन लिविंग बीइंग अगर उसको पर्सोनिफाई किया जाए, अगर वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो आपको पर्सोनिफिकेशन यूज कर सकते हैं, उसको लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करते हुए दिखा सकते हैं। सीधे सीधे दिख रहा है कि डेथ जो है उसकी हाथ है, डेथ के हाथ है, तो अगर डेथ का हाथ है इसका मतलब उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पे डेथ आईसी हैंड एकदम सही है। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार दिल से मन से बताओ जी, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू एंजॉइंग द क्लास? बताइए। अब ये बताओ कि अगर सपोज करो कि मैं आपसे ये बोलूं, अगर देखो, अगर आप मुस्कुराओगे, कुछ अपने व्यक्त करोगे, तो फिर मैं आपको एक अपने पास से एग्जाम्पल उदाहरण बता दूंगा जो कि और उस रूल को व्यक्त करेगा। जैसे ये बताओ, देखो मैं खुश हो गया हूं तो इसलिए एक और रूल बता दे रहा हूं, इसे फेंक दे रहा हूं, ले लो। अब वो क्या है कि ये बताओ कि जैसे मान लो कोई राइटर अपने बुक को लिखता है, तो अगर एक राइटर ने किसी बुक को लिखा है तो आप कहेंगे किड्स कलेक्शन ऑफ पोएट्री, या किड्स पोयम, या किड्स वर्क, किड्स, ठीक है, ड्रामा, किड्स ने ड्रामा भी लिखा, या कुछ भी, अगर कोई राइटर है उसकी कोई बुक है, किड्स बुक, ठीक है। अगर कोई एक राइटर है, अगर वो अपनी कोई एक पुस्तक लिखता है या कोई एक वर्क लिखता है, तो आप उसके वर्क के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यानी आप आथर का प्रयोग, आथर का नाम लिखेंगे, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उसके वर्क का नाम लिख देंगे, ठीक है, उसके बुक का नाम आप लिख देंगे। लेकिन सपोज करो कि यदि दो आथर हैं, आथर 1 एंड आथर 2, अगर ये दोनों अलग अलग बुक लिखते हैं, तो आप एपॉस्ट्रोफी यस कहाँ लगाओगे? और अगर, जल्दी से बताइए, क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आथर 1 की कोई बुक है, आथर 2 की कोई बुक है? जैसे मैं कहूं कि दो बुक है, सपोज करो एक बुक जो है आपका लिखा है शेक्सपियर ने, और एक बुक लिखा है बेन जॉनसन ने, तो एक बुक बेन जॉनसन की, एक बुक शेक्सपियर की है, उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो क्या दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है? तो यस, दोनों के साथ अलग अलग लगाना है। लेकिन आप सभी को अगर मैं बोलूं कि अगर एक कोई वर्क है, उसको शेक्सपियर और अगर जॉन फ्लेचर मिलकर लिख रहे हैं, शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर मिलकर कोई वर्क को लिख रहे हैं, जैसे टू नोबल किंग्स मैन, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप इनके बाद एपॉस्ट्रोफी अलग अलग लगाओगे कि एक साथ लगाओगे? और लगाओगे तो कहां लगाओगे? क्या जो बड़ा वाला राइटर है उसके पहले लगाओगे, कि जो आपको लग रहा है ये छोटा राइटर है उसके बाद लगाएं? यस, तो बहुत अच्छा राजकुमार जी, साथ में लगाना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि बड़ा छोटा राइटर नहीं समझना है। जो सबसे एंड में राइटर आएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद आपको एपॉस्ट्रोफी यस लगा देना है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। इसी प्रकार से सपोज करिए कि कॉलेरिज साहब और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने मिलकर एक बुक निकाली जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स, तो आप क्या बोलेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एंड कॉलेरिज को लिखेंगे, फिर एपॉस्ट्रोफी एस एक बार में लगाएंगे। अब ये मत बोलिए, ये मत सोचिए कि नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ के ज्यादा पोएम है तो उनके वाले में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, कॉलेरिज में ना लगाएं। ये कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि यदि दो लोगों ने मिलकर लिखा है, चाहे कोई ज्यादा लिखे कोई कम लिखे, इससे हमें मतलब नहीं है, जो एंड में आएगा उसके बाद हमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, बहुत अच्छा चंद्रेश जी ने लिख दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज, कॉलेरिज रोट नहीं लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट, उसके तुरंत बाद उस बुक का नाम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 3 रूल को एक में घुसा दिया है, समझाने की कोशिश करता हूं। नाइदर यू नार ही। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताओ हम यू के हिसाब से यहाँ वर्ब लगाएं कि ही के हिसाब से वर्ब लगाएं, कौन बताएगा? हम यू के हिसाब से वर्ब लगाएं कि ही के हिसाब से वर्ब लगाएं? अब यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर यू के हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो आर आएगा,
और ही के हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो इज आएगा। ठीक है, तो अब इस बात को पहले समझिए। तो यहीं पे आपको एक रूल समझना है, और रूल ये कहता है कि यदि नाइदर नार का प्रयोग आप कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला, जैसे ये किस प्रकार के कंजंक्शन कहलाते हैं, वो कोई बताएगा? नाइदर नार, आइदर आर, ये किस प्रकार के कंजंक्शन है? जल्दी बताएं, इस कंजंक्शन का नाम क्या है? जल्दी से सोच लें। अच्छा चलो, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे कंजंक्शन जिसमें दो का जोड़ा आता है, सिर्फ जोड़े की मैं बात करूं, अगर जोड़े वाले जो कंजंक्शन हैं इनके लिए एग्जैक्ट एक नाम क्या बताया गया था? चलिए, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, जो जवाब दे देगा मैं देखूंगा। यस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो कंजंक्शन होते हैं जो जोड़े में आते हैं, ये जोड़े वाले कंजंक्शन, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जो बाद वाला कंजंक्शन है, ठीक है, जैसे आप सपोज करो आइदर नार, नाइदर नार, इनकी बात कर रहे हैं, तो जो बाद वाला कंजंक्शन होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से, या आप ऐसे कह लो कि वर्ब के करीब में जो कंजंक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, वर्ब के पास में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। ठीक है, या फिर बाद वाले कंजंक्शन के हिसाब से, कंजंक्शन के बाद, बाद वाले कंजंक्शन के पास जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। तो इस कंडीशन में आप सभी को पता चल गया होगा कि बाद वाला कंजंक्शन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है? ही है, और इसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना पड़ेगा इज, तो यू के हिसाब से नहीं लगाना है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। तो जब कभी भी आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन मिलते हैं, तो जो बाद वाला कंजंक्शन होगा उसके करीब जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब यूज करना है। ये बात अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो ही इज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। नाइदर गुनगुन नार हर फ्रेंड्स, ठीक है, न तो गुनगुन न ही उसके फ्रेंड्स। अब फिर आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि हर फ्रेंड्स के हिसाब से आपको लगाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी? आर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये अपने दिमाग में रखना है, एकदम क्लियर है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ब के ठीक पास वाला जो सब्जेक्ट होगा भैया, उसी के हिसाब से हम जो है वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, बस। अब एक बात और ध्यान दें कि ईच ऑफ द ग्रेप्स, अगर ईच ऑफ द ग्रेप्स है तो यहां ग्रेप्स के हिसाब से हम लगाएं कि ईच के हिसाब से लगाएं? अब बताइए आप लोग, यहां पे आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे? जल्दी से बताना है। तो यहीं पे एक नियम और आपको याद रखना है कि अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, अगर ये आता है, दिमाग में बैठा लें, अगर मान लीजिए आइदर ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, वन ऑफ आता है, अगर इनके बाद ऑफ आ जाए, और इस सिंपल सी बात है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, तो ऐसे केस में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किस वर्ब का जी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसीलिए ईच ऑफ द ग्रेप्स इज राइट। ठीक है, तो अभी आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि इज, आर, इज का प्रयोग यहाँ पे होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? इतना सभी को क्लियर है? तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ आ रहा है तो इसके बाद दूसरा रूल भी ध्यान रखने वाला है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अब एक बात और ध्यान देना है, सभी लोग मुझे बताएंगे, मैं आप सभी से सेंटेंस बोल रहा हूं और आप लोग मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। कोई नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं, कोई नहीं आ रहा है। अगर मैं दो लोगों में से किसी एक की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, अगर मैं कहूं, ठीक है, अब मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया है, नन हैव कम, मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। अब इस बात को बताना है, हु विल मेक द ट्रांसलेशन? दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। नन ऑफ द टू करने की जरूरत नहीं है राजकुमार जी, हमेशा ध्यान रखें, नन ऑफ द टू की जगह हमेशा आपको क्या बनाना पड़ेगा? नाइदर। आप लग रहा है आप लोग भूल गए। जब दो में से किसी एक की बात होगी, अगर निगेटिव सेंस में हो रही है तो आपको यूज करना है नीदर या नाइदर, और अगर पॉजिटिव सेंस में यूज करना है तो आइदर। ठीक है, ये है। और जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तब आपको बोल रहा हूं मैं कि दोनों में से कोई। अब जब इंग्लिश में बोलोगे तो आप सीधे बोलोगे नाइदर। नाइदर का मतलब ही हुआ दोनों में से कोई नहीं, आइदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक। तो आप नाइदर ऑफ द टू लिख रहे हैं तो फिर आप गड़बड़ी कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि आप ऑफ द टू का सुपरफ्लुअस यूज कर रहे हैं। अगर आप आइदर ऑफ द टू कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि द ऑफ द टू का आप सुपरफ्लुअस यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जितने भी लोगों ने नाइदर ऑफ द टू लिखा है या आइदर ऑफ द टू लिखा है, शायद वो मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत डीपर लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जब नाइदर बोल दिए तो इसका मतलब ही हो गया कि दोनों में से कोई नहीं। आइदर बोल दिए तो मतलब ही हो गया दोनों में से कोई है। तो अगर मैं कहूं आइदर इज कमिंग, नाइदर इज कमिंग, ओके। अब ये अंडरस्टूड है, क्योंकि पहले बात हो चुकी है, सामने वाला जानता है कि वो दो लोग कौन है। अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर दें, लेकिन तब आपको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि नाइदर ऑफ राम एंड रहीम इज कमिंग। अगर मेंशन करेंगे तो आप द टू का कोई मतलब नहीं, आप उनके नाम को मेंशन करेंगे, ठीक है, तब बात पता चलेगी। प्रॉपर नाउन को मेंशन करेंगे कि कौन है वो दो लोग, तब बात पता चलेगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इससे एक बात आपको ये पता चला कि अगर आप आइदर और नाइदर के बाद आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इनके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लें कि आइदर और नाइदर हमेशा हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर। रट लो एकदम। आइदर और नाइदर हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे? सिंगुलर। एकदम अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में हम इनकी गड़बड़ी कराते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं होता, हम प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। इसीलिए हर टॉपिक को पकड़ रहा हूं कि हर टॉपिक से आपको याद आए। फाइंड आउट द एरर इन रिलेशन टू द आर्टिकल। आर्टिकल के संबंध में एक देखते हैं कहां एरर है। कहां एरर है भाई? देखो, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जिसको बोलने की शक्ति प्राप्त है, जिसके पास भाषा की शक्ति है। तो भैया ये बताओ, भाषा की शक्ति से सुसज्जित कौन प्राणी है? मनुष्य है। तो मनुष्य यहाँ पे स्पेशल नहीं है भाई। मनुष्य एज जनरल आप बात कर रहे हैं। देखो अब नीलम जी आप गड़बड़ी कर रही हो, भूल गई आप। यहाँ स्पेशल केस है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य के पास ये क्वालिटी है। तो जब क्वालिटी जनरल हो गई, स्पेशल है ही नहीं, तो फिर आप द का यूज ही नहीं कर सकते। द का यूज केवल वहीं करना है जहां स्पेशल यूज है। जनरल यूज में तो आप द का प्रयोग करोगे ही नहीं। तो यही वजह है कि चूंकि ये जनरल यूज है, यूनिवर्सल यूज है, ट्रुथ है, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको द का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा अपने दिमाग में रख लो कि यदि मनुष्य का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाए तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसी प्रकार से अगर आपसे मैं बोलूं कि मनुष्य नश्वर है तो मैन इज मॉर्टल। अगर मैं कहूं कि मनुष्य जो है सारे क्रिएशन का जो है किंग है या फिर क्राउन है, तो मैन इज द क्राउन ऑफ ऑल द क्रिएशन। ठीक है, तो ये है भाई। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है भाई? फाइंड आउट द एरर इफ एनी। ये ज्यादातर लोग को कंफ्यूज होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे गलती क्या हो गई है। चलो एरर पकड़ते हैं। ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हर वाइफ। सबको लग रहा होगा कोई गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक रूल की बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस रूल है, वो क्या कहता है समझो। एक रूल है, वो कहता है कि जब ओनली के बाद यदि कोई एडवर्ब आ जाता है, अगर ओनली के बाद कोई एडवर्ब आ जाए, या फिर एडवर्ब फ्रेज आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके बाद आने वाला क्लाज होगा, अगर ओनली के बाद कोई एडवर्ब आ जाए या फिर एडवर्ब फ्रेज आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इसके बाद आने वाला जो क्लाज है वो क्या हो जाएगा जी? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। इन्वर्जन समझते हैं? इनवर्स होने का मतलब उसका इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन होने का मतलब कि सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वो, यानी जो इंट्रोगेटिव का पैटर्न है वो लगा दोगे। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा फिर। तो अब यहाँ पे सेम वही पैटर्न होगा और आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या सही होगा। जल्दी से अब आप लोग सही वाला बताएं। बहुत सही, बहुत सही। तो अब ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क डिड ही सेव, ठीक है, हर लाइफ। तो ये डिड ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया आप सभी को। यहाँ पे जो गलती है वो सी वाले ऑप्शन में गलती है, क्योंकि यहाँ पे डिड ही सेव होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। रूल सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, तो यहां ध्यान दें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हम आप सभी लोग ब्रेव हैं राजकुमार जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन से आप में बताना है कि ये जो वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है कौन वाले में गलत है। अब एक बात ध्यान देना है कि ये पहला वाला तो मिस्टेक बाय मिस्टेक करेक्शन है। एटोन के बाद हमेशा फार का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये तो सही कर लो।
ये फिलहाल इसमें हमने गलती नहीं की थी, एक जगह और गलत है और आपको बताना है। सीज फ्रॉम एकदम सही है। अडहेयर टू का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। आई एम अडहेरिंग टू हिज प्रिंसिपल्स, हिज इंस्ट्रक्शन, यानी मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो और कहां गड़बड़ी है, और कहां गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, कैन एनीवन टेल? तो यहां पे दूसरे बी वाले में गड़बड़ी है, क्योंकि क्लैश के बाद हमेशा विद का प्रयोग होता है। अगर आप किसी से भिड़ंत करेंगे, मार धाड़ होगा, आपका संघर्ष होगा, तो किसी के साथ में होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्लैश विद। एटोन का मतलब आप सभी को पता होगा, पश्चाताप करना, रिपेंट करना। ठीक है, सीज का मतलब किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द एरर इफ एनी। एरर को आपको प्राप्त करना है, खोजना है भाई, जो है कहीं। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शन। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और आपको गड़बड़ी प्राप्त करनी है, कहां पे एरर है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अनलेस में गड़बड़ी है, क्योंकि आपको नॉर्मली अनलेस समझ में नहीं आ रहा होगा। अनलेस का यूज कहां होता है? जहां हम बात करते हैं कंडीशन की। किसकी बात करते हैं? कंडीशन की। अगर कंडीशन है तब आप करें, लेकिन अगर कंडीशन में टाइम की बात हो, अगर टाइम की बात हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहां पे अनटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो यहां पे जो सेंटेंस है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अनलेस की जगह पे अनटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी याद रखेंगे। अनलेस कंडीशन को दिखाता है और अनटिल टाइम को दिखाता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भाई अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। ठीक है, अब एक बात समझ लो, मैं पहले भी बार बार बोलता हूं, डू यू वांट ट्वाइस, ही सेड टू द चाइल्ड। पहले तो एक काम करो, डू यू वांट ट्वाइस को आप जो है, ये इंट्रोगेटिव है, इसको बनाओ असर्टिव। इसको असर्टिव कैसे बनाओगे? तो अब ध्यान दो, यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, कई बार लोग इस वाले को मार देंगे, डिड, क्योंकि डू का आपको पता है डिड होता है। लेकिन जब आप इसका असर्टिव बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असर्टिव बनेगा यू वांट ट्वाइस। कोई बताएगा भाई सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसका असर्टिव बनेगा यू वांट ट्वाइस। ठीक है, तो इस हिसाब से अब जब इसको चेंज करोगे तो आप सभी को पता है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जल्दी जल्दी आप सभी को देखो रिवाइज भी करा रहा हूं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड टू किस में बदल जाता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। सब मेरे साथ बताओ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो सेड या सेड टू बन जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। और आपका यदि जो है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप होगा, तो इफ या वेदर कंजंक्शन का आप प्रयोग करोगे। इफ या वेदर कंजंक्शन का। अगर डब्ल्यू एच टाइप होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा। और जो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसको बना देना असर्टिव, जो आपने पहले ही बना रखा है। तो अब इस हिसाब से देखते हैं भाई, इट वांटेड, अब ध्यान दे, इट वांटेड ट्वाइस। ठीक है, तो अब यहां पे इट का प्रयोग क्यों हुआ ये भी समझना है, क्योंकि जो प्रोनाउन है उसको भी तो बदलना है, और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइल्ड है। अब आपको फिर देखो, यहाँ पे मैं प्रोनाउन का भी नियम बता दिया। जब यदि कोई चाइल्ड की बात हो, किसी ऐसे बच्चे की बात हो जिसके हम जेंडर का जिक्र न करें, तो उसके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इट का। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? इट वांटेड ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि जो यू है ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड है तो उसकी जगह पे आपका क्या बनेगा? इट हो जाएगा। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड ट्वाइस। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ जी, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोनाउन का चेंज सभी को मालूम है। प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है? सन बाई 1 2 3 हमेशा याद रखो अपने दिमाग में, ये प्रोनाउन का चेंज है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो नाउन या प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बनता है। अगर वो सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और यदि वो थर्ड पर्सन का है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप खुद बताओ जी, जब ये जो है आपका जो यहाँ पे क्लियर ध्यान दे, जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन का है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सेड टू द बॉय है, ही सेड टू द चाइल्ड, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चाइल्ड के हिसाब से चेंज होगा। और चाइल्ड क्या है? चाइल्ड चूंकि किसी भी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इधर मेल, न तो मेल को न तो फीमेल को, इसलिए इसकी जगह पे यहाँ पे इट आ जाएगा इनडायरेक्टली। सही? सब लोग बताओ एक साथ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी बताएं, मैं कुछ आप लोग को जल्दी जल्दी कुछ चीजें पूछ रहा हूं, अगर आप बता दोगे तो मुझे लगेगा यस आपको समझ में आ रहा है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओगे। अगर मैंने कहा, सब सिंपल सा यहीं से लो,
रवि, ठीक है, सेड टू देम, ठीक है, रवि सेड टू देम, ये सेंटेंस है, आई डोंट लाइक, चलो सिर्फ इतना ही है, आई डोंट लाइक। अब जल्दी से आप जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से आप सभी को बताना है, रवि सेड टू देम, ये सेंटेंस है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रवि है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका देम। अब ये बताओ, आई प्रोनाउन को बदलना है तो अब इसी रूल पे आ जाओ, एस ओ एन बाई 1 2 3। जब आपको बदलना है तो ये बताओ जी, आई किसके हिसाब से बदलेगा, जल्दी से आप लोग बताएं, आई किसके हिसाब से बदलेगा। आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रवि है, और रवि के हिसाब से यहां पे क्या लिख जाएगा, ही। यहां पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। सभी लोग बताएं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर सपोज करो कि हम यहां पे क्या कर दें, ठीक है, आई की जगह पे हम कर देते वी, तो आप क्या करते, तो वी के हिसाब से यहां पे फिर क्या हो जाता, दे हो जाता, वी के हिसाब से दे हो जाता। अगर मैं यहां पे यू करूं तो यू के हिसाब से भी दे ही होगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट देम है। शायद आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलो धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिए। मैं मेरा, आप देखो, इतनी छोटी छोटी चीजें बताना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि कहीं भूल रहे हो तो भाई फिर से जाके पढ़ो, इसको रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चेंज इनटू पैसिवाइज, पैसिवाइज में चेंज करना है। शट द गेट एंड लेट एंड गो अवे। अगर आप ध्यान दें तो लेट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब आपको ऑर्डर जैसा कुछ महसूस हो, ठीक है। आप इसको दो प्रकार से बना सकते थे कि यू आर ऑर्डर टू शट द गेट एंड गो अवे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है हो सकता है, लेकिन गो अवे को इसने पहले कर दिया है। थोड़ा ये ऑप्शन मुझे नहीं देना था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है, अगर आप लेट से बनाना चाहें तो क्या तरीका इसमें होगा। इसमें पहला वाला आपका सही आंसर होगा, लेट द गेट बी शट, ये आपका यहां सीधे सीधे बन गया। एंड गो अवे, और गो अवे के लिए क्या बनाएंगे, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला यहाँ पे एकदम 100% सही है। तो लेट द गेट बी सच एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो लेट का प्रयोग करके आप जो है किसी इंपरेटिव सेंटेंस को बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा 3 तरीका और होता है। यदि आपको ऑर्डर लगता है तो आप बोलते हैं यू आर ऑर्डर टू गो अवे। अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए प्लीज या काइंडली यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू गो अवे। और अगर आपको सजेशन लगता है, एडवाइस लगता है, तो यू आर एडवाइस टू गो अवे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द क्लास। क्लास से संदर्भ में आपको बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब जल्दी से ध्यान देंगे। आई थिंक दैट ही ही डिस्ट्रॉयड द लेटर। आपको बताना है कि ही डिस्ट्रॉयड द लेटर क्या है, नाउन क्लास है कि एडजेक्टिव क्लास है कि एडवर्ब क्लास है कि कोई नहीं। तो शायद आप सभी लोग को क्लियर होगा कि ये नाउन क्लास है। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को बता दे रहा हूं कि अगर आपको इस तरह का सेंटेंस दिखे तो आप सिंपल सा ध्यान दो कि आई थिंक, आप अब यहां से आई थिंक व्हाट, आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा जो है एक नाउन हो सकता है। नाउन क्लास वही काम करता है जो ऑब्जेक्ट करता है। तो आपको सिंपल सा, अगर आपको पहचानना है कि भैया नाउन क्लास चाहिए कि हमें एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, तो सिर्फ ये सोचो कि यहाँ जरूरत किसकी है। अगर नाउन की जरूरत है तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव की जरूरत है तो एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब की जरूरत है तो एडवर्ब क्लास। बहुत सिंपल है। तो आई थिंक, अब व्हाट, तो जवाब आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा पूरा क्लास आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएशन की ओर चलते हैं भाई। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस इन रिगार्ड्स टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के संदर्भ में इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आप ध्यान दो, पहला सही है, कम इन द गार्डन मॉड। हाउ आर यू मोहन सही है। सीजर हैविंग कॉन्क्वर्ड हिज एनिमीज रिटर्न टू द रूम, ये भी सही है। डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप से ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर भी देख लो यहाँ क्या मिस्टेक है। रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना है। क्या लगाना है, सेमी कॉलन। फिर उसके बाद हरी आवाज, ठीक है। तो जब आपको दो अलग अलग क्लास को डिवाइड करना होता है तो आप सेमी कॉलन लगा के डिवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि वर्ब का रिपीटिशन नहीं करना है, अगर वर्ब का रिपीटिशन नहीं करना है तो आप कॉमा लगा के वर्ब के रिपीटिशन को बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीधे सीधे है, हरी रिसीव्ड अ पार्कर पेन, सॉरी राम ने एक पार्कर पेन रिसीव किया, और हरी ने क्या रिसीव किया है, हरी ने एक वॉच रिसीव किया है।
तो आपको हरी के बाद वर्ब की जरूरत नहीं है, और वर्ब को आपको हटाना है तो सिर्फ कॉमा लगा देना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है इस सेंटेंस को। जल्दी से आपको बताना है कि टुनटुन इज पुअर बट ऑनेस्ट। टुनटुन गरीब है लेकिन किंतु क्या है भाई, ऑनेस्ट, ईमानदार है। अब इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में बनाइए, ये सिंपल सी बात है, ये कंट्रास्ट दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है। जब कंपाउंड में कंट्रास्ट की बात करते हैं तो आप बट का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स में कंट्रास्ट का यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं। अब आपको एडजेक्टिव आप कंट्रास्ट पता होना चाहिए। एल्दो, बहुत अच्छा राजकुमार जी, तो आप एल्दो का वहां यूज करते हैं, और एल्दो टुनटुन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो एकदम सही है। यस, एट का भी प्रयोग करते हैं नीलम, ठीक है। तो ये आपका एकदम क्लियर है सभी को, ये यहां पे कैसे यूज हुआ है। दो एल्दो एट, बिल्कुल सही, सही है स्मिता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का कंडीशन है। अगर आप जब कंपाउंड सेंटेंस को पढ़िए तो आप देखिए कि किस प्रकार के एडवर्ब में जाएगा। जिस प्रकार के एडवर्ब में जाएगा उसका आप कोई एक जो है कंजंक्शन ले लो और उससे बना लो, खत्म बात, ठीक है। चलिए आप लोग को आज ग्रुप में मैं एडवर्ब के टाइप्स के लिए कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं मैं भेज दूंगा, ताकि आप उसे याद कर लो, और वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच पेयर इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू सिनोनिम। सिनोनिम के संदर्भ में वोकैबुलरी पे आ गए हैं। सिनोनिम के संदर्भ में आपको कौन सा पेयर इनकरेक्ट लग रहा है, जल्दी बताना आप सभी को। तो अब आप देखें यहाँ पे, स्मिता आप कहाँ पे हो, कौन सा क्वेश्चन कर रही हैं। कोर्स, कोर्स की जब बात करते हैं इसका मतलब होता है भद्दा, तो क्रूड, वल्गर, यही है। सबमिसिव का मतलब जो आसानी से जो है झुक जाए, आसानी से अपना जो है त्याग कर दे, ठीक है, आसानी से हार मान जाए। तो प्लाइंट का मतलब यही होता है जिसको आप दबा सको, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन स्टिंजी या स्कैंड का मतलब होता है कम, तो ये उल्टा हो गया। तो ये यहाँ पे जो हम पूछ रहे हैं सिनोनिम, लेकिन ये बात कर रहा है एंटोनिम का, और इसीलिए ये वाला आपका ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी थ्रेट का मतलब मीनेस, डिनंसिएशन एकदम सही है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सभी लोग बताएं क्या आप सभी ने ये सही किया था, नहीं किया था तो भाई कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पेयर इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू एंटोनिम। एंटोनिम के संदर्भ में जो है रीता चौधरी बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन 2021 में आ गया टीजीटी 2000। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग इस तरह से तैयारी करें कि आपको सारे वर्ड्स याद हो जाए कहां से कौन आया है। आपका फिलहाल जो भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम को पूरी तरह से ध्यान में देते हुए बनाया जा रहा है, तो आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच भी करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है हमारी तरफ से। तो यहाँ पे कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट है एंटोनिम के संदर्भ में देखना है। जनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। अवेरिसियस, पेनोरियस का मतलब होता है लालची, ठीक है। तो क्या ये इसका एंटोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा, तो यस ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, टू बिगिन समथिंग। टर्मिनेट का मतलब उस चीज को एंड कर देना। कंक्लूड का मतलब खत्म कर देना, तो ये भी ठीक है भाई। स्टेबल का मतलब कोई चीज स्थिर है, तो शेकी का मतलब क्या चीज हुआ भाई, कोई चीज हिल रहा है, ठीक है, तो ये भी उल्टा हो गया, अभी अनस्टेडी है। अस्वेज, बहुत ही प्यारा वर्ड है अस्वेज। जो अस्वेज वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, धीरे धीरे कम करना। जैसे आपको दर्द हो रहा है और हमने क्या किया कि ऐसी दवा दी जिससे आपका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मिटिगेट का मतलब भी कम होना है, मॉडरेट का मतलब भी कम होना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यानी ये तो सिनोनिम हो गया, हम तो एंटोनिम पूछ रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। अग्रवेट कर सकते हैं, बिल्कुल स्मिता, अग्रवेट कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को बढ़ा सकते हैं। हम आपको ऐसी दवा दे दें जिससे आपका दर्द और बढ़ जाए, तो हमने उसको एग्रवेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वोकैबुलरी क्लियर हो रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं भाई। वोकैबुलरी आप लोग को अब की बार इसके सर सिर्फ ग्रामर ही नहीं लेके आए हैं, अब की बार हम ऑल इन वन वाला काम कर रहे हैं। ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का भी भंडार लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और साथ ही साथ खूब डिस्कशन खूब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कितना ले पा रहे हो, बटोर पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे भगवान से मनाओ कि आपका परीक्षा 3-4 महीना ना हो, हम इतना आपको दे देंगे वोकैबुलरी और ग्रामर कि आपकी जितनी भी किताबें हैं सब कवर हो जाएंगी हमारे क्वेश्चंस में, हमारे लेक्चर्स में। केवल हमारे लेक्चर्स देख के चले जाओ और फिर हो जाएगा। अच्छा स्मिता, थैंक यू। विच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्ड्स टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कौन सा पेयर इनकरेक्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं भाई, ठीक है। यहां ध्यान दो, अगर आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो बहुत ही स्लो, बहुत ही रिलैक्स्ड तरीके से,
ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्बल। बहुत ही प्यारा वर्ड है एम्बल। शायद आप लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे इस क्लास में जिन्होंने एम्बल वर्ड को अभी तक यूज नहीं किया। एम्बल का मतलब होता है बहुत ही स्लोली चलना। अगर मैं इसके कुछ सिनोनिमस वर्ड की बात करूं तो स्ट्रोल आपने सुना होगा, स्ट्रोलिंग करना। आई एम स्ट्रोलिंग, यानी कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत मजे से चल रहे हैं। ठीक है, मियांडर, मियांडर आपने सुना होगा, MEANDER, मियांडर। इसके अलावा डोडो, DAWDLE। इसके अलावा पॉटर, पॉटर आपने पॉटर सुना होगा, कुम्हार होता है। और पॉटर का मतलब यह भी होता है कि बहुत आराम से स्लोली मस्ती से चलना, पॉटर। ठीक है, ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ब हैं जो आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। अब एम्बल वर्ब को हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि दे एम्बल्ड अलोंग द रिवर बैंक, जैसे जब हम कहीं हनीमून पे या कहीं घूमने जाते हैं, ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे यदि घूमने जाएं, तो क्या हम वहां दौड़ेंगे बहुत तेजी से? बहुत आराम से टहलेंगे। ठीक है, इधर उधर घूमेंगे। तो वो वहां पे आप एम्बलिंग करेंगे, एम्बल करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। वर्ब सभी को समझ में आया, याद रखोगे। समुद्र के किनारे आप एम्बल कर रहे हो, बहुत ही स्लोली सॉफ्टली आराम से चल रहा है। चलो, तो ये हो गया जी। शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को देखता है, एक एक डिटेल को, एक एक पॉइंट को, आपको बहुत अच्छे से जो है एकदम बहुत अच्छे से ध्यान दे आपके एक्टिविटीज को। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो पंक्टिलियस, ये पंक्टिलियस ऐसा व्यक्ति होता है, पंक्टिलियस। ये व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म नियम वाला होता है, एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, तो इसको पंक्टिलियस बोलते हैं। बहुत ही प्यारा ये भी वर्ड है, आपके एग्जाम में कई बार आने की संभावना है, आ भी चुका है अलग अलग एग्जाम में। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है। ग्राफिटी, ग्राफिटी बहुत ही प्यारा वर्ड है। ये होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं सरकारी दीवार, जैसे सपोज करो कोई सरकारी भवन है, ठीक है, या उसके बाहर कोई दीवार बनी हुई है, उस दीवार पे कोई व्यक्ति जो है कोई चित्र बना दे या कुछ लिख दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसको हम बोलेंगे ग्राफिटी। और ये आप सभी को बताऊं कि ये इलीगल माना जाता है। ठीक है, अक्सर देखिए बहुत से दीवालों पे लिखा होता है कि यहाँ किसी प्रकार की पेंटिंग बनाना या कुछ भी लिखना मना है। ठीक है, तो ये इलीगल होता है, फिर भी लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिटी वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्पेशली ये जो है सरकारी पब्लिक प्लेसेस के लिए यूज होता है, प्राइवेट पे तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, ये भी बहुत ही प्यारा आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिलहाल यहाँ जो क्विजीन लिखा हुआ है, क्विजीन ये क्या है? क्विजीन का मतलब क्या होता है? क्विजीन का मतलब एक ऐसा होता है कि कोई भोजन, कोई स्पेशल प्रकार का जो है फूड है, अगर वो बनाया जाए तो उसे क्विजीन बोलते हैं। ठीक है, वो किसी देश का, किसी पर्टिकुलर प्रांत का स्पेशल फूड हो सकता है, क्विजीन। लेकिन जब आप बात करते हैं कि मोटर बाइक, यहां ध्यान दें, अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, मोटर बाइक या बाइसिकल पे जो ड्राइवर के ठीक पीछे वाली, ठीक है, बिहाइंड ड्राइवर, ड्राइवर के ठीक पीछे वाली जो सीट होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पिलियन। क्या बोलते हैं भाई? पिलियन। बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ड आपको मिल रहा है। आप लोग इसे एकदम दिमाग में तो मेरे ख्याल से आधा तो घुस ही जाएगा, बस आप क्लास लेते रहो ईमानदारी से। अगर आपका पूरा ध्यान यही होगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा इन शब्दों को आपके दिमाग में घुसने से। ठीक है, तो पिलियन क्या हुआ भाई? मोटरसाइकिल के पीछे वाला जो आपका सीट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच्ड फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आपको मिसमैच्ड बताना है कहां पर है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। स्लीप ओवर, स्टे समवेयर फॉर द नाइट, ठीक है। स्लीप डाउन, टू डू समथिंग स्लोअर, किसी चीज को स्लोली करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई? स्लो डाउन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नीक आउट, ये प्यारा वर्ड है। स्नीक आउट का मतलब क्या होता है? इसका गलत मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, स्नीक आउट। ठीक है, स्नीक आउट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी प्लेस को छोड़ दें बिना किसी के नोटिस किए जाए बिना, तो आप इसका मतलब स्नीक आउट करें, यानी चुपके से निकल जाना। क्या मतलब हुआ? चुपके से निकल जाना। ठीक है, टू लीव अ प्लेस विदाउट बीइंग नोटिस्ड का मतलब क्या हुआ भाई? स्नीक आउट। ठीक है, टू लीव अ प्लेस विदाउट बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, शार्ट आउट का मतलब आपको पता है कि किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का मतलब आपने उस प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग यहां बताना है। जैसे यहां पे मेंडेसियस, मेंडेसस, यहां मेंडेसस है, परनिसस है, ऑब्नोसस है और फेरोसस है। ये ध्यान देना कि ये जो सारे वर्ड्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, ऑब्नोसस। ठीक है, यहाँ पे सी की जरूरत नहीं है। एक एक वर्ड का मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप लोग समझ लें। जो मेंडेसस वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है।
तो आप बोल सकते हैं लाइंग, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आप बोल सकते हैं अनट्रूथफुल, आप बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट, आप बोल सकते हैं डिसीटफुल। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड बोल सकते हैं लाइंग के संदर्भ में, झूठ बोलने के संदर्भ में। ठीक है, परनीसियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि हानिकारक है तो उसे परनीसियस बोलते हैं। जैसे आप हार्मफुल बोल सकते हैं, डैमेजिंग बोल सकते हैं, डेलेटेरियस बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल सारे एडजेक्टिव हैं। फेरोसियस का मतलब खूंखार, उग्र, बहुत ही भयानक। फियर्स बोल सकते हैं, सैवेज बोल सकते हैं, वाइल्ड बोल सकते हैं। और ऑब्नोसस, ऑब्नोसस का मतलब क्या होता है, ऑब्नोसस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है जो कि अनप्लीजेंट हो। अगर कोई भी चीज अनप्लीजेंट है, जो हेटफुल है, जिसे आप पसंद ना कर रहे हो, तो ऑब्नोसस की कैटेगरी में आएगा। ऑफेंसिव हो सकता है वो चीज, ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्नोसस की कैटेगरी में आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सारे वर्ड्स के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। एक बहुत अच्छा वर्ड है नास्टी, ये भी इसके लिए यूज होता है। हम लोग कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, नास्टी नहीं नास्टी है। ठीक है, और नास्टी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बैड हो, ठीक है, गंदा हो, जिसे आप पसंद ना करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मिसमैच ईडियम फ्रेज आपको देखना है कैसे मिसमैच है। च्यू समथिंग ओवर, अगर किसी चीज को आप च्यू कर रहे हैं, ठीक है, च्यू समथिंग ओवर, इसका मतलब आप डिस्कस और किसी चीज को कंसीडर कर रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए। अगर आप किसी चीज को बहुत लंबे समय के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको च्यू ओवर कर रहे हैं। बाई कोर्टेसी आपका मतलब होता है बाई द परमिशन ऑफ, अगर किसी के परमिशन से आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके कोर्टेसी से कर रहे हैं। सी चेंज यहाँ पे गलत है। सी चेंज का मतलब जब किसी के अंदर बहुत बड़ा प्रोफाउंड चेंज आता है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सी चेंज। सपोज करो टुनटुन पढ़ने में पहले बहुत कमजोर था, किसी भी टेस्ट में वो केवल 20 में जो है 4 मार्क्स 5 मार्क्स इतने नंबर ला रहा था, लेकिन अचानक क्या होने लगे कि वो 90%, 95%, 98% लाने लगे, तो इसे बोलेंगे सी चेंज। या फिर कोई व्यक्ति है पहले बहुत दुष्ट टाइप का है, बहुत ही खराब बिहेवियर है, लेकिन बाद में उसका बिहेवियर एकदम से उल्टा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, तो उसे सी चेंज बोलते हैं। चलिए, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसका मतलब क्या होता है, ये तब यूज किया जाता है जबकि कोई दो पर्सन एक तरह से सोचते हैं, एक तरह की चॉइस पे बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक ग्रेट माइंड्स, ठीक है, थिंक अलाइक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉरेन वर्ड्स हैं और इनकी मैचिंग कराना है आपको। यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहला वर्ड है वो है साइनिक्वे नॉन। साइनिक्वे नॉन, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, फॉरेन वर्ड। इसका मतलब होता है थिंग दैट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। अगर कोई भी चीज बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप बोलेंगे ये आपके लिए साइनिक्वी नॉन है। दूसरे चलते हैं सब रोजा। सब रोजा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर जो है सीक्रेटली हो रही है, चुपके से हो रही है, कोई जान नहीं पा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे वो सब रोजा है। बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ड स्मिता सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्यू जेनरिस, तो यहां ध्यान दें, ये जो है सी वाई जेनरिस का मतलब क्या है, सी वाई जेनरिस इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है यूनिक। अगर कोई चीज यूनिक है तो उससे बोलते हैं सी आई जेनरिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। टेरा फर्मा, टेरा फर्मा का मतलब होता है ड्राई लैंड। ठीक है, उसे टेरा फर्मा बोलते हैं। तो ये आपके सारे जो है बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आए तो आप करेंगे बहुत बढ़िया से छाट के। आप सभी के लिए लाया जा रहा है कि आप सभी इसे याद रखें और साथ ही साथ आप भी कुछ तैयार करें। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑर्डर एज इन द डिक्शनरी, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप देख लें तो पी आर आई है, पी आर एन है, फिर पी आर ई पी ई, फिर उसके बाद टी है, फिर आर है, पी आर ई पी ई टी यू है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं। एक बार जल्दी से सबकी मतलब समझ लेते हैं। पेरिलस का मतलब आप सभी को पता है। पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस का मतलब हजार्डस होता है, रिस्की होता है, कोई चीज खतरे से भरा हो तो उससे बोलते हैं ये पेरिलस है। परनीसियस अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है हार्मफुल, अगर कोई चीज नुकसानदायक है तो उसे परनीसियस बोलते हैं। ये बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। परपिट्रेटर, परपिट्रेटर का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स आप सभी के लिए लाया जा रहा है। परपिट्रेटर का मतलब पर्सन हु कैरीज आउट ऑफ हार्मफुल इलीगल और इमोरल एक्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि इमोरल एक्ट करता है, गलत काम करता है, नुकसानदायक काम करता है, अनैतिक काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपराधी बोलेंगे, क्रिमिनल। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्ड है परपिट्रेटर, याद रखेंगे आप लोग। जो गलत काम करे, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, इलीगल काम करे, इमोरल काम करे, उसको हम परपिट्रेटर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही प्यारा वर्ड है परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल। देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ डिक्शनरी का कॉम्बिनेशन नहीं लगवा रहा हूं कि बस जानो भाई, यहाँ पे साथ ही साथ आपको मीनिंग भी दे रहा हूं।
तो परपेचुएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को परपेचुअल नहीं बोलते हैं। अगर ये चीज परपेचुअल है यानी एवर लास्टिंग है, हमेशा बना रहने वाली चीज है। तो अगर कोई चीज परपेचुअल है, इसका मतलब आप उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, आप कंजर्व कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, वो हमेशा रहने वाली चीज है, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो परपेचुएट का मतलब किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, सस्टेन करना, ठीक है, ड्यूरेबल बनाना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को गुड नाइट। कई सालों से तैयारी करने के बाद भी क्या आप सरकारी नौकरी से वंचित हैं? वो भी केवल इंग्लिश ग्रामर की वजह से? क्या आपके सिलेक्शन में ग्रामर ही सबसे बड़ी बाधा है? क्या आप भी ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं? तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एसके सर लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी का ऑल इन वन बैच, जिसमें आपको SSC, TGT, PGT, बैंकिंग, स्कूल ओलंपियाड्स, NDA, CDS, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सिविल सर्विसेज CSET जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पर कराई जाएगी और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ऑल इन वन बैच आपको मिलेगा मात्र 200 रुपए पर मंथ के अट्रैक्टिव प्राइस में। तो बिना वक्त गवाए आज ही ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें।